देखिए कक्षा 10 की क्लास में हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 4.3, जिसमें आपका कल क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण ये दिया हुआ है आपका x - 1/x इक्वल टू 3 कामा x डज नॉट इक्वल टू 0। इसने कहा x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि अगर x का मान 0 हो जाएगा तो देखिए ये तो ठीक है कि 0 रहेगा, -1/0। 0 - 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं, इनफिनाइट आता है, अपरिभाषित। x का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता, ना भी कहता हो तो x का मान 0 ना होता, क्योंकि अगर x बराबर 0 हो जाएगा तो ये एक फलन दिया हुआ है, ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा x बराबर 0 के लिए। इसका केवल इतना महत्व है, बाकी इसका और कुछ रोल नहीं सवाल में। इसके बेटे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, तो 1 और x का एलसीएम लेंगे लासा, तो वो होगा x। जो लासा लिया जाता है हर का भाग दिया जाता है, उसमें 1 का भाग x में देंगे, x बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणा अंश में करते हैं, तो x गुणते x हो गया x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह बना है तो माइनस का बना दिया। अब x का भाग फिर x में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुणते 1 1 होगा, बराबर है 3। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें, तो x स्क्वायर -1 बराबर आ जाएगा 3x। 1 का गुणा इसमें होगा और 3 का गुणा इसमें होगा, तो x स्क्वायर इसको भी धर ले हैं -3x और -1 बराबर 0। अब यह x के पद में द्विघात समीकरण बन गया, इसके फैक्टर करके x का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की आपको 3 विधियां बताई गई थी इसके पहले। गुणनखंड विधि सूत्र के द्वारा, जिसे धराचार का सूत्र कहते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो अगर इसको हल करना है तो उसने ये नहीं कहा है कि आप सूत्र के द्वारा हल करो, कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, कि गुणनखंड विधि से हल करो। सबसे पहले प्रयास करते हैं गुणनखंड विधि से हल करने का। जब ना हल हो तो अगर नहीं कहा है किस विधि से करो तो तुरंत धराचार लगा दो, अगर उसमें गुणनखंड करने में देर लग रही है। यानी हमें तोड़ना ऐसा है कि जोड़ने घटाने पर -3x आए और जो तोड़ा है उसी का गुणा करने पर -x स्क्वायर आए। तो हमने सोचा कितने कितने में तोड़ेंगे ऐसा हो जाए। अगर थोड़ी देर लग रही है और उसने कहा नहीं है कि किस विधि से करो तो तुरंत धराचार लगा दो, समय बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं। तो समीकरण x स्क्वायर -3x - 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण, द्विघात के मानक समीकरण, द्विघात का मानक समीकरण क्या बताया था हमने बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए तो यहां से a का मान कितना मिल जाएगा? कुछ नहीं है तो क्या a का मान 1, b का मान -3, कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि x स्क्वायर वाला पद ना हो तो a का मान 1 हो जाए। x स्क्वायर वाला पद है लेकिन गुणा किसी का नहीं है तो 1 का गुणा है, और c का मान आपका आ गया -1। अब हम लगाते हैं, लिख दें सूत्र द्वारा, लिख दें, चाहे लिख दें द्विघाती सूत्र द्वारा, चाहे वो है सीधी धराचार का सूत्र। तो सीधी धराचार के सूत्र से, धराचार के सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपान 2a। तो x बराबर -b का मान -3 प्लस √b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -1 बटे 2 गुणते a का मान 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर ये -3 है और माइनस से गुणा है तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस, प्लस -√3 का स्क्वायर 9 होगा, 9, फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो 4 गुणते 1 तो 4 आएगा, और बटे में
2 गुणते 1, 2 गुणते 1 2 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 कितना होता है 13, 13 और बटे में हो गया आपका 2। अब इसके बाद देखिए 13 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो रूट में ही बना रहने दें इसको, लेकिन यहाँ पर 2 चिन्ह है और हमें पता था ये समीकरण कैसा बना था, द्विघाती। द्विघाती समीकरण का अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। कभी कभी एक ही मूल क्यों आता है, एक मूल तब आता है जब दोनों मूल कैसे हो, समान हो, तब एक ही आता है। तो दोनों मूल समान होंगे तो दोनों उतने उतने हो जाएंगे। लेकिन द्विघाती समीकरण 2 मूल आएंगे तो दोनों मूल दिखा रहे हैं, एक बार प्लस ले लें, प्लस लेने पर जब प्लस ले लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 प्लस रूट 13 बटे 2। माइनस लेने पर, माइनस ले लीजिए, माइनस लेने पर क्या होगा, यक्स बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ये हो गए इसके हल। तो इस तरीके से सवाल आपका हल हो गया। करिए इतना। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तीसरे का सेकंड पार्ट क्या है। दिया हुआ है कि 1 बटे यक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे यक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। बगल में दे रखा है जो उसका वही महत्व है जो अभी हमने बताया। कह रहा है यक्स डज नॉट इक्वल टू -4 कामा 7। यक्स का मान ना -4 हो सकता है ना 7, क्योंकि अगर -4 और 7 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर रखिए यक्स की जगह -4 और +4 क्या हो जाएगा 0, बटे में 0 आ जाए तो हल उसका अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा। इसी तरीके से इसके बटे में यक्स की जगह अगर प्लस का 7 हो तो प्लस का 7 और माइनस का 7 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका काम केवल इतना है कि इसने तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दी है कि यक्स का ये मान तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ना भी बताता तो आपको इतना समझदार होना चाहिए कि यक्स के वो मान नहीं होते इससे फलन अपरिभाषित हो जाए। चलिए अब इसको हल करते हैं। सवाल आपको इतना ही हल करना है, इसने आपको हिंट दी है कि यक्स के मान नहीं हो सकते हैं। अब 1 बटे यक्स प्लस 4 है माइनस 1 बटे यक्स माइनस 7 है। एलसीएम कब लिया जाता है, जब दो भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो लासा लेते हैं, गुणा या भाग का चिन्ह हो तो लासा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए दो भिन्नों के बीच में, तो इसका लासा ले लिया, क्या हो जाएगा लासा, यक्स प्लस 4 और यक्स माइनस 7 हो जाएगा लासा। तो यक्स प्लस 4 से यक्स प्लस 4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा यक्स माइनस 7, माइनस का चिन्ह बना है तो बना दिया। अब इसके बाद ही जो लासा लिया जाता है हर का भाग दिया जाता है, उसमें यक्स माइनस 7 का भाग इसमें दोगे लासा में तो यक्स माइनस 7 से यक्स माइनस 7 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा यक्स प्लस 4 बार, उसका गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर यक्स प्लस 4 आ जाएगा बराबर 11 बटे 30। अब देखिए ये हो गया यक्स माइनस 7, माइनस का गुणा करो, माइनस यक्स और माइनस 4 बटे नीचे वाले का गुणा करना पड़ेगा। यक्स का गुणा पहले इसमें करो, क्या आएगा यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा इसमें करो माइनस का 7 यक्स, अब 4 का गुणा इसमें करो प्लस का 4 यक्स माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 7 चौक 28 बराबर 11 बटे 30 हो गया। यक्स से यक्स कट गया, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 होता है बटे यक्स स्क्वायर, माइनस 7 यक्स है प्लस 4 यक्स है तो माइनस का 3 यक्स बचेगा, माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। अब देखिए ये इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, या इसको लाएंगे इधर तो बटे में आएगा, इसलिए कट जाएगा, 11 से 11 कट गया तो आपका आ गया माइनस 1 बटे यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 28 बराबर 1 बटे 30। फिर यह गुणा करा दीजिए, माइनस 30 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 28, एक ही तरफ ले जाओ सबको,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब आपके पास क्या है बेटा, माइनस का 28 है प्लस का 30 है, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बराबर 0। आपके पास एक द्विघाती समीकरण आपको प्राप्त हो गया। वो द्विघाती समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको हल करके मान ज्ञात करने हैं। तो हमने कहा था किसी भी विधि का प्रयोग करो आप, गुणनखंड विधि, धराचार या पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन जब ना कहे किस विधि का प्रयोग करना है तो सबसे पहले प्रयोग करते हैं गुणनखंड विधि का। अगर उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर धराचार लगाओ, पूर्ण वर्ग विधि लगाना ना लगाओ फिर, क्योंकि थोड़ा लंबा है। जब कहे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करो तब तो हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं और आसानी से हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसा तोड़ना है, एक्स वाले पद को ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर इतने रहे, लेकिन जो तोड़ा है उसका गुणा करने पर इसके बराबर आए, यानी गुणा करने पर प्लस का 2x स्क्वायर आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इन दोनों को जोड़ा, माइनस 2x और माइनस x, माइनस का 3x हुआ, और माइनस के 2x में माइनस के x का गुणा करोगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 2x स्क्वायर जो हमने कहा था वही हो रहा है। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन होगा, x जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। x स्क्वायर में x का भाग दोगे, x बचेगा माइनस, अब x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर केवल 2 बचा। अगले कोष्ट के बाहर इतना कॉमन लेते हैं, दूसरे कोष्ट में यही फिर आए, तो इसके लिए आपको -1 कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस तो -1 कॉमन लिया, हो जाएगा -2 बराबर 0। अब क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इससे कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा क्या है, x, आगे गए तो बचा -1 बचा, क्योंकि x माइनस 2 तो कॉमन ले लिया है। अब जब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, 1 हो गया, x बराबर 2। फिर जब x माइनस 1 बराबर 0, तब x बराबर 1 आ गया। तो इसके दो मूल आ गए, एक 1 और दूसरा 2, चाहे 1 कामा 2 लिख दो, चाहे 2 कामा 1, उससे कुछ दिक्कत नहीं। करिए लिखना, ये तीसरे सवाल के दोनों भाग हो गए। देखिए इस प्रश्नावली 4.3 का एक लॉन्ग सवाल जरूर बोर्ड पेपर में आता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, आंसर में बहुत बार मिलेगा। चौथा सवाल है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पोस्ट में लिखा है वर्षों में, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आयु के 3 वर्ष पहले जो आयु है उसकी, और 5 वर्ष बाद जो आयु है उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग दिया है। जैसे कि हम मान लें कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व पहले, जैसे इस समय तुम 10 वर्ष के हो तो 3 वर्ष पूर्व 7 वर्ष के होगे। कैसे निकाला, इस समय जितने वर्ष के हो उसमें 3 घटा दिया, पूर्व की बात करें तो घटा दें, और हम कह दें इस समय तुम 10 वर्ष के हो, 3 वर्ष पश्चात कितने वर्ष के हो जाओगे, 13 वर्ष के। तो क्या किया आपने, 10 में 10 क्या है तुम्हारी वर्तमान आयु, तो अगर हम मान लें कि वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x माइनस 3 वर्ष, और 5 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी, x प्लस 5 वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी x माइनस 3, और 5 वर्ष जो पश्चात आयु होगी x प्लस 5, इनके आयु का व्युत्क्रम, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम माने उल्टा, इसका होगा 1/x माइनस 3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा करो इसको, 1/x प्लस 5 का योग माने प्लस, कितना दिया है 1/3। अब इस समीकरण को हल करना है, ना लो आज
चौथा सवाल था, कह रहा था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल लगा है। जैसे तो माना हमने रहमान की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली है, तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, तो x - 3 वर्ष होगी। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो x + 5 वर्ष होगी। क्योंकि जैसे इस समय आपकी वर्तमान आयु 10 वर्ष हो, हम कहें 3 वर्ष पहले क्या होगी, तो आप 10 में 3 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। हम कह दे 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो जैसे 10 वर्ष के हो तो 5 जोड़ दोगे, वर्तमान आयु आपकी 10 वर्ष है। तो इसी तरीके से हमने वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, तो 3 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी उसकी x - 3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद आयु उसकी हो जाएगी x + 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार आए, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व जो आयु है और 5 वर्ष जो पश्चात आयु है उसके व्युत्क्रम का योग। तो देखिए x - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, जैसे लिखा है x - 3, तो इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका तो व्युत्क्रम करो उल्टा होगा 1/x - 3। ऐसे ही x + 5 जो है इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x + 5 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार कह रहा था इनके आयु का व्युत्क्रम, इनके आयु का व्युत्क्रम तो हमने निकाला कि 1/x - 3 व्युत्क्रम आया और 1/x + 5 आया, का योग माने प्लस लगा दिया बीच में, बराबर 1/3 है। तो अब लासा लिया है हमने x - 3 और x + 5 का, तो लासा x - 3 और x - 5 ही आया है। फिर हर का भाग देते हैं लासा में, तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा, x + 5 बार जाएगा, कितनी बार गया है ऊपर लिख दिया प्लस, अब x + 5 का भाग दिया है तो x - 3 बार गया है, तो x - 3 लिख दिया है हमने। अब x + x 2x हो गया है, प्लस 5 - 3 + 2 हो गया है, नीचे गुणा कराया हमने पहले x का इसमें, तो आ गया x² और प्लस 5x, फिर -3 का गुणा कराया है -3x - 15 बराबर 1/3, तो 2x + 2 बटे x², 5x - 3x + 2x -15 बराबर 1/3। अब 3 गुणा कराया है, 3 का गुणा इसमें होगा तो 6x + 6 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा, x² + 2x - 15, सबको एक तरफ ले गए हैं हम, तो x² + 2x - 15 इसको उधर ले गए तो -6x और -6 हो गया। अब x² प्लस का 2x माइनस का 6x तो बचा माइनस का 4x, -15 और -6 तो हो गया -21 बराबर 0। इस तरीके से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -4x आए और गुणा करने पर -21x² आए। तो -7x और +3x में तोड़ा, -7x और +3x क्या हुआ, -7x और +3x -4x हुआ, -7x का +3x में गुणा किया -21x² आया। यानी जैसा तोड़ा जाता है द्विघात समीकरण में वैसा ही आ गया है। अब इन दोनों पदों में x कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा -7 हो गया, प्लस अब यहाँ पर 3 कॉमन लिया, इतना कॉमन लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में यही फिर आया तो प्लस का 3 कॉमन लिया तो x -7 आ गया बराबर 0 है। अब x -7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा, प्लस का 3 बचा क्योंकि ये कॉमन निकल गया है। जब x -7 बराबर 3 तो x बराबर 7 वर्ष, जब x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 अमान्य हो गया, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है। क्योंकि रहमान की वर्तमान आयु पूछी थी, वर्तमान आयु -3 वर्ष नहीं आ सकती है। -3 वर्ष का मतलब ऐसा हुआ, जैसे हम समझ लें x बराबर अगर 0 वर्ष आता तो 0 वर्ष का मतलब आयु 1 भी नहीं थी, 0 थी, यानी वो पैदा नहीं हुआ था। लेकिन -3 वर्ष का मतलब यह हुआ है कि पैदा होने के 3 वर्ष पहले की बात, इसलिए आयु ऋणात्मक नहीं होगी। लास्ट में यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, 7 वर्ष आ गई इसकी वर्तमान आयु। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए तो बगल वाले से नहीं पूछा जाता है कि सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे। इस समीकरण में जो समीकरण ये बना है इसमें x का मान रख दीजिए, इसको ये संतुष्ट कर देगा तो आपका उत्तर सही है।
अगल बगल वाले से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूछने पर ये जरूरी नहीं कि ये सही ही बताए कोई। इसलिए कम से कम 50 से 60% सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम खुद चेक कर सकते हैं सही है कि गलत है। ये था आपका सवाल चौथा। पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। पांचवें सवाल में कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। पहले सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। एक बार में समझ में आए, सवाल को 2 बार पढ़ा जाता है जो इबारती सवाल होते हैं। कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला दिया जाए कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं? 30। तो हम पहले मान लें कि उसने गणित में x अंक प्राप्त किए। माना शेफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x। तो शेफाली ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? फिर अंग्रेजी में या शेफाली के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर उसने 30 अंक प्राप्त किए थे। तो हमने माना है कि उसने गणित में x अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए थे? 30। तो जब गणित ने उसने x अंक प्राप्त कर लिए हैं तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करेगी? 30 - x। जैसे हम कह दें कि तुम्हारे अंग्रेजी और गणित मिलाकर 30 अंक आए और हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारे गणित में 20 अंक हैं, तो अंग्रेजी में कितने अंक होंगे? 10। कैसे? कुल जो थे उसमें हमने जितने गणित में प्राप्त किए हैं वो घटा दिए। तो गणित में प्राप्त किए अंक x मान लिए, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 - x। अब आगे फिर दूसरी शर्त शुरू होती है। कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। देखो, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो अंक कितने होते? पहले x थे, 2 अधिक मिलते तो कितने होते? x + 2 होते। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो कितने अंक होते? अभी है 30 - x, 3 कम होते तो यही 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 30 - 3 27 - x। कितना आएगा? तो उसके 27 - x अंक होते, 3 तो कम है। तो कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। जब ये कंडीशन होती तो अंकों का गुणनफल कितना होता? तो प्रश्नानुसार अंकों का गुणनफल यानी x + 2 गुणते 27 - x बराबर अंकों का गुणनफल कितना कह रहा है? कहता है 210 होता। तो 210 कर दिया। x का गुणा करो इसमें तो क्या आएगा? 27x। फिर इसमें करो -x²। इसका इसमें करो 27 दूना 54 - 2x बराबर 210। x² वाला पद पहले रखो, -x² प्लस 27x - 2x प्लस 25x प्लस 54 और -210 बराबर 0। तो 210 में 54 घटा लेते हैं, यहां बचेगा 6, यहां पर कितना बचेगा? 5 और यहां पर 1।
और का का बचेगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 156 बराबर 0। सही घटा है। अब एक्स स्क्वायर वाला पद ऋणात्मक नहीं रखते, अगर ऋणात्मक है तो माइनस से पूरे समीकरण में भाग दे दो, तो माइनस से भाग दोगे जब तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। जब माइनस से भाग दोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, माइनस 25x और गुणा करने पर प्लस का 156x स्क्वायर है। करिए गुणनखंड इसका, प्लस प्लस में टूटेगा तभी गुणनफल क्या आएगा, सॉरी माइनस माइनस में टूटेगा तभी गुणनफल तो प्लस आएगा, क्योंकि यहां तो माइनस लाना ही है। माइनस माइनस में तोड़ेंगे तभी तो गुणनफल क्या में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि यहां तो माइनस लाना ही है। तो एक प्लस एक माइनस में कब टूटता, जब गुणनफल माइनस में आ रहा होता है। यहां तो माइनस लाना है लेकिन गुणा प्लस में तब आएगा जब दोनों ही माइनस माइनस में होंगे। तो इसका गुणनखंड करिए पहले, कितने कितने में टूटेगा। तो इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर आपका माइनस 25x आए, गुणा करने पर प्लस 156। जब ना तोड़ पाओ तो यहां गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं 156 का। ये कितने से कटेगा, वो संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कट जाते हैं। इसके इकाई का अंक 6 है, 2 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 2 से फिर कट जाएगा, 8 है इकाई का अंक। कितना होगा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनका योग 3 से कट जाए। 9 और 3 जोड़ोगे 12 होगा, 12 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 का 9, 3 3 तिरका 9। अब कितने में टूटेगा, सीधे 13 से कटेगा। तो 2 गुणते 2 कितना हो गया, 4 और 4 3 12 और ये है 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x, तो आ जाएगा x माइनस 12, माइनस 13 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो अब देखिए, जब x माइनस 12, ये रफ का काम है, अपना रफ में करना होता है। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया। यानी कि गणित में कितने अंक प्राप्त किए, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त किए अंक x माने थे तो कितने आ गए, 12। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक था 30 माइनस x, तो 30 में घटाओ x का मान 12, 18। यानी वो गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो अंग्रेजी में 18। भी एक कंडीशन और बन रही है और दोनों ही संभव है। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, 13 इकाई में प्राप्त किए अंक हो जाएंगे। फिर से भाषा लिखेंगे, गणित में प्राप्त किए अंक 13 तो अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 तो आपके कितना आ जाएगा, 17। तो यदि वो गणित में 12 अंक प्राप्त करेगा तो अंग्रेजी में 18 प्राप्त करेगी। यदि वह गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त करेगी। ये इसका हल है। इस प्रश्नावली से एक सवाल आता निश्चित है, लेकिन इसके पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आ ये भी सकता है।